अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब, और मुज़फ़्फ़र साहब को सभी जानते हैं। और एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है यूट्यूब पर आकर या सोशल मीडिया से एक चीज़ जो पॉजिटिव मुझे लगी वो ये कि बहुत से अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना हुआ, और जिनमें से मुज़फ़्फ़र साहब भी एक हैं। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। और तमाम जो देखने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र। हमेशा ही आपकी वीडियो देखकर और आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, और आज भी हम ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने एक तरफ तो पाकिस्तान का जो फंड है, यानी कि जो फॉरेन फंड है, वो कहा कि जी सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये भी दावा किया जा रहा है, बल्कि दावा किया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है कि अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान विजिट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे बिलियन ऑफ डॉलर्स की। ये दो तरह की जो चीजें चल रही हैं, आपके ख्याल से कि ये हो क्या रहा है? देखिए, मजाक हो रहा पाकिस्तान के साथ। तो जब से पाकिस्तान बना हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि बात कुछ और होती है और हम तक कुछ और पहुंचती है। तो देखिए, चीज़ होती है कि आपके इस वक्त हालात क्या हैं, मुल्क के हालात क्या हैं। दो चीज़ें होती है, एक तो स्टेबिलिटी होती है कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। यहाँ पर जो शहबाज गवर्नमेंट है उसका जो पता ही नहीं कि कल रहेगी नहीं रहेगी। जिस तरीके से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं जब से इन्होंने हल्फ लिया हुआ है, उसके बाद में यही सुनने को मिलता है, आज गई, कल गई, परसों गई। तो ये होता है कि पता हो ना यहाँ पर कि एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है, उसने 5 साल पूरे करने हैं, और 5 साल के बाद भी उसकी जो नई आने वाली जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज भी वही रहेंगी कि जो पिछली गवर्नमेंट की थी। तो यहाँ पर अगर कुछ डील्स इंडिया सॉरी अमेरिका के साथ हो भी जाती है, कुछ ट्रेड भी शुरू हो जाती है, तो आने वाली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई तो वो फिर वो आपको पता है कि उन्होंने सारा कुछ एक साइड पे कर देना। जैसे कि आईएमएफ के साथ हुआ कि आईएमएफ के साथ डील खुद करके वो आए, और आकर उन्होंने जो है सारा कुछ बोल दिया कि नहीं जी, हम अब उनका कहना नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से, हम खुद मुख्तार कौम है, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। तो वो जो उन्होंने फैसले किए वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ गए। और यही इस वक्त भी पूरी दुनिया जो हमें वो इसी नज़र से देखती है कि अभी हम बात करें तो किससे करें। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात करें, हम आर्मी चीफ से बात करें, हम पाकिस्तान में असल में जो ताकत का महवर या मंबा है वो कौन है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, हमारे एक शफाफ निज़ाम नहीं होगा, हर जो मुकम्मल पावर है, जो फैसला करने की ताकत है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होगी, तब तक हमारे साथ ना तो कोई किसी कंट्री के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, और ना ही हमारे मुल्क के अंदर ट्रेड आ सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरी, हम देखते हैं कि कभी बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब होते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर टीटीपी चढ़ाई कर देती है। तो जब इस तरह की सिक्योरिटी के हालात भी होंगे तो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में एक तो जो हालात ठीक होने चाहिए, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर हों, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका जब तक खात्मा नहीं होता तब तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकती। लेकिन मुजफ्फर साहब, आप खुद एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे के फैक्ट्रीज वगैरह के लिए बहुत मशहूर है, फैसलाबाद। और अब ये भी कहा गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जी कुछ ही मंथ्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी सही हो जाएंगे, और पावर की जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। इसलिए कि बहुत से लोगों ने कहा कि वो अपना बिजनेस जो है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, और उसका रीजन यही दिया गया कि क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बहुत ज्यादा हैं और लोग यहाँ पर उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे? और इस वक्त जो हालात हैं बिजनेस के, उसको देखते हुए मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चाइना जो है वो रो रो के जो है वो बात कर रहा है कि उसका हाल खराब है, और ऊपर से बताया जा रहा है कि अमेरिका से बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात की जा रही है। तो ये सब कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको? देखें, जो इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके यही है कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें सिर्फ आप बिजली की कीमतों की बात करें तो वो मेरे ख्याल में नाकाफ़ी होगा। उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एक रॉ मटेरियल हो गए, एक बिजली की लागत हो गई, और उसके साथ साथ लेबर भी पाकिस्तान में जो एक तो स्किल्ड लेबर नहीं है, अगर स्किल्ड लेबर है तो वो बहुत ज़्यादा
महंगी है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो चीज़ हम पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करते हैं उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं इस खित्ते के बाकी ममालिक के साथ, भारत के साथ, बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ, तो हमारी कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाती है। यही वजह है कि हमें जो इंटरनेशनल मार्केट से जो हमारे ऑर्डर थे, हमारी एक्सपोर्ट थी, वो कम होती गई। इसी वजह से फैसलाबाद की जो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। तो इसमें अब बिजली के जो रेट्स हैं वो ये कैसे कम करेंगे? जब तक आईएमएफ से जान नहीं छूटेगी ये रिलीफ दे ही नहीं सकते। इन्होंने तो जब रिलीफ का बोला था कि हम 2-3 माह के लिए रिलीफ देना चाह रहे हैं बिजली के बिलों में, तो आईएमएफ ने कहा था भाई जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा तब तक आप इनको रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इतने रुपए यूनिट, इस वक्त जो इंडस्ट्री को यूनिट लग रहा है तकरीबन 100 रुपए के करीब है, यानी वो ऊपर नीचे होता है 80 से 100 के दरमियान में पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो ये कैसे कम कर देंगे? अभी मैं जब इंडिया में बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे 3 जो उनके लिए जो एग्रीकल्चर के लिए ये ट्यूबवेल के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो 3000 यूनिट फ्री है। आप सोच सकते हैं कि 3000 यूनिट अगर मेरा यहाँ पर बिजली का बिल आ जाए तो मेरा तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए बिजली का बिल बन जाता है। और वहाँ पर वो एक जो फार्मर है उसको ट्यूबवेल के लिए 3000 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर करना है तो सही तरीके से करें। उसमें एग्रीकल्चर पाकिस्तान का अहम एक शोबा है जिसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, जो इस वक्त पिस के रह गया है। कि जिनकी अभी मैं हालिया सिंध के अंदर विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर जो चावलों की फसल थी वो ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो तबाह होकर रह गई है। लोग करोड़ों रुपए के मकरूज हो गए, लेकिन गवर्नमेंट की, वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको कोई फिक्र ही नहीं कि उनको कैसे रिलीफ देना, कैसे उनको कोई अगर छोटे कर्जे दिए जाएं ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो बहुत सारे मसाइल है। सिर्फ ये एक कमरे के अंदर बैठ के चंद बंदे उसके ऊपर डिस्कस करके कोई फैसला कर लें, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं, कि जब तक ये ग्राउंड में नहीं जाएंगे इनको पता नहीं चलेगा कि आम एक फैक्ट्री ओनर, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के दौर में मेरी अपनी फैक्ट्री थी फैसलाबाद के अंदर, और हम रो के मर गए। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी गए, हम शबर जैदी उस वक्त थे, मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए। हमने बताया कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, आप क्यों हमें आपने नज़रअंदाज किया हुआ है। उनकी कोई सोच ही नहीं थी। आखिर हमने वो करोड़ों रुपए की जो हमारी मशीनरी थी वो कौड़ियों के भाव हमने बेच दी। लोगों ने कबाड़ में वो मशीनरी सारी बेची। तो कौन जिम्मेदार है उसका? आज ये बात करें शहबाज शरीफ, कल को इनका पता होता नहीं कि ये होंगे या नहीं होंगे, कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपनी नई बात करेगा। तो ये असल में जो जब तक ये हमें इसके सम्राट जो है वो आम जो एक फैक्ट्री ओनर है पाकिस्तान जो फैसलाबाद के अंदर, उस तक ये नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें इस बात का यकीन नहीं होगा। इस तरह के वादे हर दफा ये करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं होता। लेकिन मुजफ्फर, आपको क्या लगता है कि ये आखिर जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो आप पाकिस्तान बनने से लेके आज तक की बात कर लें, उसमें डिक्टेटरशिप भी रही है बीच में, आखिर ये लोग पाकिस्तान के ऊपर काम क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ये सपोर्ट क्यों नहीं करते? ये सिर्फ अपना जो टाइम होता है 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, बस, क्योंकि 5 साल तो ये करते नहीं पूरे, ये वो गुजार के क्यों चले जाते हैं? आपके ख्याल से क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये कोई भी कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है वो सिर्फ कह लीजिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं? अच्छा, मैं आपको इसमें बताऊं कि अभी पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक नाम था दीवान ग्रुप, जो है दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वो आपने जैसे आपने बोला ना कि वो दूसरे मुल्क शिफ्ट कर गए, तो वो पिछला जो दौर था जरदारी साहब का दौर, उस दौर में वो पाकिस्तान से मुकम्मल अपना जितना भी उनका टेक्सटाइल का यूनिट थे वो उठाकर वो बांग्लादेश में ले गए थे। इसी तरीके से बहुत सारे पाकिस्तान के जो बड़े है वो बांग्लादेश ऑलरेडी शिफ्ट कर गए या वो दुनिया के दूसरे ममालिक जहाँ पर उनको कुछ सहूलतें मिलती वहाँ पर जा रहे हैं। मैं एक दौर कुछ आया था नवाज शरीफ का जो 92 वाला एक टेन्योर, एक दौर आया था, उस दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा काम आया। लेकिन नवाज शरीफ की शक्ल कुछ लोगों को पसंद नहीं है, उसके काम कुछ लोगों को पसंद नहीं है। उसको कभी कहा जाता है कि ये मोदी का यार है, कभी वो कहते हैं कि जी मोदी इसके घर में क्यों आया, कभी ये कहते हैं कि ये मोदी की जो हलफ बर्दारी की तकरीब में क्यों आया, तो कभी ये कहते हैं कि जी उसकी शुगर मिल के अंदर से इंडियन रॉ के एजेंट पकड़े गए। भी खुदा का खौफ करे, आप किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, किस तरह की ये बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं देखिए मेरे जो अपने जिंदगी, बाकी मुझे पिछले जो हुक्मरान है उनका नहीं पता, अभी फिलहाल
جتنے میں نے دور دیکھے ہیں، شہباز شریف کا ہے، اس میں زرداری کا ہے، بے نظیر بھٹو کا ہے، اس میں نواز شریف کا ہے. تو نواز شریف مجھے ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر نظر آیا کہ جس نے اس ملک کے لیے کچھ کام کرنے کا سوچا اور اس نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا. آپ اگر اس دور کی اکانومی پاکستان کی پوزیشن اٹھا کر دیکھیں تو میرے خیال میں اگر ہم انڈیا سے اس وقت آگے نہیں تھے تو پیچھے بھی نہیں تھے، تقریباً انڈیا کے برابر ہم چلتے تھے. اور شاید نواز شریف واحد ہمارے یہاں لیڈر ایسے ہیں جنہوں نے کارگل جیسی چیز کو غلط کہا اور انہوں نے جی کہا کہ بلنڈر ہوا ہے. ہم تو آج تک ورنہ سب لوگ اس پہ اتراتے ہی رہتے ہیں کہ ہم نے بہت کارنامہ کیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب کی اس بات کو یقیناً میں بھی اپریشیٹ کروں گی کہ وہ آج کی تاریخ میں بھی اس کو بلنڈر ہی مانتے ہیں. بالکل، انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا اور بتایا گیا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کو بھی نہیں بتایا گیا تھا اور ان سے چوری چھپے یہ سارا جو ہے وہ ایک ایڈونچر کیا گیا تھا اور بعد میں بتایا گیا کہ اب ہم پھنس چکے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب آپ جائیں، آپ امریکہ جائیں اور وہاں پر جا کر ہاتھ جوڑیں اور ہماری جان چھڑوائیں. تو یہ ہم نے ان کے انٹرویو بھی دیکھے اور باقی بھی کچھ جو ڈیفینس کے انالسٹ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا ان کو تسلیم کیا ہے کہ ایسے ہی پاکستان نے اس وقت ایک یہ جو کارگل والا کارنامہ سر انجام دیا تھا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس وقت واحد وہ پاکستانی لیڈر ہے، اگر وہ اس وقت ان کو اسی وجہ سے ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا. دیکھیں اگر اس وقت نواز شریف ہوتے تو پوزیشن پاکستان کی کچھ اور ہوتی. اسی وجہ سے شہباز شریف تو کچھ لوگوں کے چہیتے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں. اگر نواز شریف ہوتے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے. لیکن جب بھی نواز شریف آتے ہیں کچھ بہتری کی کوشش ہوتی ہے یا بھارت کی طرف سے کچھ بہتری کی پلاننگ کی جاتی ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ اٹل بہاری واجپئی آئے تھے یا مودی جی کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات ڈیولپ، تو اس وقت کو بڑا کام ہو جاتا ہے اور بڑا کام ہو کے وہ ساری جو ایک کوششیں کی جاتی ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے کی، وہ دوبارہ سے وہ اپنے پچھلی پوزیشن پر واپس چلی جاتی ہے. تو جب تک یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جنگ کیا ہے، لڑائی کیا ہے یا نفرت کیا ہے، کیوں دونوں ملکوں کو قریب نہیں آنے دیا جاتا. جب بھی کوشش ہوتی ہے دوبارہ سے کوئی اس طرح کا کام ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ نفرت دوبارہ سے پڑ جاتی ہے. بہرحال میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی اگر ایزی ترقی پاکستان کرنا چاہتا ہے، پاکستان بہت جلدی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو بھارت سے اپنے تعلقات اثر نو دیکھنے چاہیے اور اس کو بہتر بنائیں. تو بہت جلد ہم جو ہے جس طرح دنیا کے باقی ملک بھارت کے ساتھ جڑ کے ترقی کر رہے ہیں، آج دیکھیں نا کہ ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ وہ مودی جی وہاں پر جائے، فرانس الگ سے وہ کوشش کر رہا ہے، اٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، رشیا آلریڈی اس کو اپنا فیوریٹ مانتا ہے. تو یہ چائنا اتنی دشمنی کے باوجود دیکھیں کتنی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے. تو لیکن ہم پاکستان کا واحد ایک دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے انڈیا کے ساتھ نہ تو ٹریڈ کرنی ہے نہ ہی اپنے ریلیشن بہتر بنانے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اب جو چیز ایک میڈیسن میں اب یوز کر رہا ہوں بلڈ پریشر کی یا ڈائبٹک کی، تو وہ انڈین اگر ہے تو وہ وایا دبئی میرے تک پہنچ رہی ہے. وہ 2 روپے کی گولی میں اب وہ 20 روپے کی یہاں پر لے رہا ہوں. تو نقصان جی نہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں کی میڈیسنز کا کیا حال ہے. میری مدر جب تھی تو میں اگر جب کبھی دبئی جاتے تھے تو انہیں بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھی، تو وہ میڈیسن ان کی میں دبئی سے لاتی تھی تو ان کو زیادہ وہ اثر ہوتا تھا ان میڈیسنز کا، بجائے اس کے کہ جو پاکستان سے میڈ ان پاکستان بنی ہوئی دی جاتی تھی وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی اتنی زیادہ. تو یہ تو ہم تو 2 نمبریاں تو ہم میڈیسنز میں بھی نہیں کرنا چھوڑتے، تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن مظفر ظاہر ہے کہ آپ جس کنٹری کا بھی نام لے رہے ہیں جو بھارت کے ساتھ ٹرمز اپنے اچھے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی وہ 2 نیشن تھیوری والا چورن تو نہیں بیچا ہوگا نا جو ہمیں بیچا گیا. جو ہماری پاکستانی اسٹڈیز وہ جو ابھی لا لے کر آ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے اوپر اریسٹ کیا جائے گا، تو سب سے پہلے تو یہ پاکستان اسٹڈیز کی بک بنانے والوں کو اریسٹ کر لینا چاہیے جس طرح کی بکس کے اندر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ہماری. کیا کہیں گے آپ کے پنجاب گورنمنٹ نے بننے کے ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ میں ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو چینج کروں گی اور ان کے اندر جو نفرت ایک بھری ہوئی ہے کسی بھی دوسرے ریلیجن کو لے کر وہ چینج کی جائے گی. ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں. میں نے ایک خبر سنی ہے، دیکھیں اس میں کتنی حقیقت ہے کہ پنجابی کو دوبارہ سے پنجاب کے سکولوں میں وہ پڑھانا شروع کر دیا گیا ہے. کچھ سکولوں تقریباً 30 سے 35 سکول ہیں ان کے اندر ٹرائل بیسس کے اوپر. تو بڑی یہ اچھی کوشش ہے. پنجابی سے ہمیں دور رکھا گیا ہے، ہمیں پنجاب کے رہنے والے جو پنجابی نہ تو بول سکتے ہیں نہ وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوشش تو ہو رہی ہے. اب مریم نواز بھی تو نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ اس کے بھی ہاتھ اتنے کھلے ہوئے نہیں ہیں یا وہ اپنی مرضی سے وہ سارے کام نہیں کر سکتی. تو اچھی کوشش تو اچھی ہے. اگر یہ ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل تو
पिछली 3 नस्लें तो तबाह हो गई इसी नफ़रत के अंदर, इसी वजूहात के अंदर। आगे चले आने वाली कोई 1-2 नस्लों के बाद में हमें कोई बेहतरी देखने को मिले, कुछ जो ये नफ़रत है उसमें कमी जो है हमें देखने को मिले। लेकिन उसके साथ-साथ हमें जो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान के मॉडल के ऊपर मेरे ख्याल में काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। जिस तरीके से उन्होंने मज़हबी नफ़रत को ख़त्म करने को एक बेहतरीन काम किया है वहाँ पर, जो एक नफ़रत वहाँ पर थी, एक रेडिकल जो सोच थी, उस सोच को लिबरल बनाने में मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत काम किया। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे होना चाहिए। हमारी मसाजिद के अंदर, हमारे जो जुमे के खुतबों के अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से लोगों की एक सोच, एक परवान जो है वो चढ़ती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो मजहबी जो इंतहा पसंदी होती है, दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन उसकी वजह से बढ़ता है। तो वो मैं समझता हूँ कि उलमा कराम का भी इसमें रोल है। लेकिन उलमा कराम तो उनका तो अपना ये एक एजेंडा है कि वो इस सारी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फैलते हैं। तो हमारी स्टेट को उस लेवल के ऊपर जाना चाहिए कि एक लिखा हुआ खुतबा, जैसे सऊदी अरब के अंदर होता है कि आप उस खुतबे से बाहर नहीं रह सकते, वही खुतबा पाकिस्तान के तमाम मसाजिद के अंदर वो दिया जाना चाहिए, ताकि वो जो मिंबर के ऊपर बैठकर वो लोगों के दिमाग को ख़राब करने की कोशिश की जाती है वो ना हो, और सिर्फ वो कुरान और हदीस के अंदर रहकर ही वो बात की जाए, और जो नफ़रत को वो प्रमोट करते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो ना हो सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो टेक्स्ट बुक हो गई, उसके अंदर जो सिलेबस को चेंज करना है, और उसके साथ साथ जो मसाजिद और मदारस के अंदर जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर हो जाएगी तो आने वाले कोई 10-20 सालों में पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन कोई शुरू करेगा इसकी तरफ तभी होगा, वरना तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और जहाँ तक आपने पंजाबी बोलने की बात की, तो खैर मैंने तो अक्सर देखा है कि लोग पंजाबी में बात कर रहे होते हैं। सबसे बुरा हाल तो हम लोगों का है जो सो कॉल्ड मुहाजिर जो वहां से आए थे। हमें तो ना मतलब वहां पे कोई रिस्पेक्ट रह गई है और ना यहाँ पे लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया है। तो हमारी तो सबसे बुरी हालत है, इसलिए कि वहां इंडिया वाले कहते हैं हो ये तो वो थे जो अभी छोड़ के चले गए, और यहाँ वाले कहते हैं कि ये तो वो अभी तक हिंदुस्तानी कहलाते हैं हम। तो हमारे साथ तो यही प्रॉब्लम अभी तक चलती आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस 100 साल में भी कभी हम सुधरेंगे। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी मुजफ्फर आपसे कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे कभी काम कर सकेगा, इसलिए कि आपने भारत की एग्जांपल दी, कई जगह पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि पीएम मोदी को रिस्पेक्ट दी जा रही है और हर तरह के उन्हें अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं गल्फ कंट्री से और हर तरफ से। उसका रीजन यही है कि जब वो कहीं जाते हैं या उनकी टीम कहीं जाती है तो लोगों को पता होता है हमसे कुछ मांगने नहीं आए, अगर ये हमसे कुछ लेंगे खरीदेंगे या कुछ चाहिए होगा तो पेमेंट करेंगे। हमारे तो जाते के साथ ही आपको पता है शहबाज शरीफ साहब में मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है वाला क्लिप उनका बड़ा चला था। तो ये उसमें से ये जो भिखारी पकड़े जा रहे हैं वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो सरकारी भिखारी भिखारी हमारे हर जगह पहुंचते हैं, तो उसके ऊपर आपको लगता है कि कभी ये काम करेंगे या इन लोगों को अब आदत पड़ चुकी है कि ऐसे ही चलेगा? देखिए, सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि हम जिनको अपना इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें सऊदी अरब आता है और यूएई आता है, उसके पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात हैं और भारत के साथ ताल्लुकात। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि दुनिया अब ये नहीं देखती कि हमारे जो ये मुसलमान मुल्क है या गैर मुस्लिम है, वो देखते हैं अपने इंटरेस्ट देखते हैं। दुनिया इस वक्त भारत के साथ क्यों जुड़ना चाहती है कि भारत की इकॉनमी जो है दुनिया की तीसरी बड़ी और शानदार इकॉनमी बन चुका है। तो इस वजह से अब हमें अब उन चीज़ों से पीछे हटने की ज़रूरत है। मोहम्मद बिन ज़ैद के जो दादा थे शेख जो ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान, वो रहीम यार खां में आया करते थे, उनके महल भी है वहाँ पर। इतना यानी कि मैं बताने की ज़रूरत है कि वो इतना गहरा रिलेशन था पाकिस्तान के साथ कि अभी भी उनके जो मोहम्मद बिन ज़ैद आए थे, और लेकिन वो शहबाज शरीफ वहाँ पर उनको मिलने गए। तो होना तो ये चाहिए था ना कि अगर हमारे इतने अच्छे रिलेशन हैं तो उन रिलेशन को हम अपनी इकोनॉमी के साथ जोड़ते, उन ताल्लुकात से हम फ़ायदा उठाते, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती, उनके जो जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि उन्हें पता है कि वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, वहाँ पर हमारी जान महफूज है। यहाँ पर चाइना ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी और उनके देखे क्या हाल हुआ कि उनके लोगों को कभी कहीं पे मारा जा रहा, कभी कहीं पे मारा जा रहा। तो ये सारी चीज़ें दुनिया देखती है कि सिर्फ यही नहीं कि आप अब वो चूरन जो हम 57 इस्लामी मुल्क और बरादर उम्मा और वो सारी चीज़ें अब नहीं चलती। अब ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री के अंदर
काम हो रहा है, कौन से कंट्री के लोग, कौन सी कंट्री के लीडर जो हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। तो यहाँ पर देखें ड्यूअल नेशनैलिटी है, आपको पता है कि कितने हज़ारों लोग जो पाकिस्तान के इस वक्त अशराफिया हैं, उनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, उनको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं, उनको पता कि जिस दिन पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, हम अगली फ़्लाइट से बाहर जाकर वो अगले मुल्क में जाके बैठ जाएंगे। तो इसलिए पूरी दुनिया देखती है कि ये तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारें, अपनी तरक्की खुद नहीं ये करना चाह रहे। यहाँ पर देखिए, जब तक हम इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होंगे, हमारे लिए नेशन फर्स्ट कभी रहा ही नहीं। किसी पाकिस्तानी के लिए, आम पाकिस्तानी से भी अगर आप जाके पूछेंगे नहीं कि आपके लिए सबसे पहले क्या है, तो वो हमें बोलेगा जी, कोई बोलेगा जी हमारे लिए इमरान खान पहले, कोई बोलेगा नवाज शरीफ पहले, कोई बोलेगा मेरे लिए इस्लाम पहले। तो कंट्री कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, किसी जगह पर वो तीसरे चौथे नंबर पर शायद जाकर वो आ रहा होगा। तो दुनिया के अंदर जो भी नेशन इस वक्त तरक्की कर रही है, उनके लिए जब भी उनसे पूछा जाएगा तो वो ये बोलेगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। तो जब तक हमारी प्रायोरिटी हमारा कंट्री नहीं होगा, हमारा मुल्क नहीं होगा, हमारी नेशन नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और ये जो इस वक्त हमारे ऊपर जो 70, 72, 76 सालों से लोग जो बैठे हुए हैं, उनके लिए तो ये मुल्क तो एक खिलवाड़ के लिए आया था, हुक्मरानी के लिए आया था। हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे, हमें तो गुलाम बना कर रखा हुआ है। तो जब तक प्रायोरिटी उनकी नहीं होगी तो तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और मुझे नहीं नजर आ रहा कोई आगे कोई लीडरशिप इस तरह की होगी, कोई आने वाली लीडरशिप जिसमें कुछ इस तरह के लोग होंगे कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हम पहले इस मुल्क को ठीक करेंगे, इसकी बुनियादों को ठीक करेंगे, इसकी इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे। तो ये मायूसी है, एक मायूसी है। देखें अब आगे क्या बनता है। बिल्कुल ऐसा ही मुजफ्फर, और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि जो लोग हमारे हुक्मरान बनते हैं उनका ना तो पैसा यहाँ होता है, ना खानदान यहाँ होता है, और यहाँ पर हमारी जैसी वर्किंग क्लास ही रह जाती है जो बेचारी स्ट्रगल कर रही होती है, और इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।